हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9 के अगले टॉपिक के, ठीक ना। जिसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था तरंग गति के बारे में कि तरंग गति क्या होती है, फिर तरंगों के प्रकार क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि तरंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो चलिए उनको देखते हैं कि तरंगों से महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो देखिए, इसमें पहला बिंदु है तरंगों से संबंधित, पहला बिंदु है आवृत्ति, ठीक ना। क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति को किससे दिखाते हैं? एन से। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी आवृत्ति के बारे में बताया था कि आवृत्ति क्या होती है। तो एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या ही क्या होती है? आवृत्ति होती है। एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या ही क्या होती है? आवृत्ति होती है। और आवृत्ति को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन से। और फिर एक बार मैंने रिपीट कर दे रहा हूं कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना क्लियर है? जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति किसे कहते हैं? तो एक सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति को किससे दिखाते हैं? तो स्मॉल एन से दिखाते हैं। इतना क्लियर है? देखिए, दूसरा बिंदु है तरंगदैर्घ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तरंगदैर्घ्य, ठीक ना। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ठीक। तो देखिए, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो किसी माध्यम में जो तरंग है, ठीक, जो माध्यम, किसी भी माध्यम में जो तरंग है उसको एक दोलन पूरा करने में, यानी वो तरंग एक दोलन पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? तरंगदैर्घ्य। समझ लिए क्या क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है? देखिए, ये कोई माध्यम है, इसमें तरंग ऐसे बढ़ रही है आगे की तरफ, ठीक है। क्या हो रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है। तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो किसी माध्यम में तरंग के एक दोलन पूरा करने में जितनी दूरी वो तय करती है उसी दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। तो देखिए, एक दोलन कितना होता है? तो देखिए, ये तरंग है, इस माध्यम में आगे की तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए, इसमें एक दोलन कहाँ तक पूरा होगा? तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है तरंग, 0 से स्टार्ट हो रही है, ये अपने अधिकतम मान की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ अधिकतम मान की तरफ जा रही है, और फिर पुनः कहाँ पे आ जा रही है? 0 पे। फिर 0 से ये अपने न्यूनतम मान तक आ रही है, सबसे न्यूनतम मान तक आ रही है, और फिर जाकर कहाँ पे पहुँच जा रही है? 0 पे। तो ये जो दूरी यहाँ तक आ गया, ठीक ना। ये जो तरंग है अपने अधिकतम मान से फिर 0, और 0 से पुनः न्यूनतम मान से आके पुनः 0 पे आ जाती है। तो ये समझिए कि यहाँ तक जो हो गया एक दोलन ये पूरा कर ली तरंग, ठीक ना। ये जो तरंग इस माध्यम में आगे बढ़ रही है तो इसका एक दोलन कहाँ पूरा हो रहा है? तो यहाँ से गई अपने अधिकतम मान से फिर 0, फिर 0 से न्यूनतम मान पे आके फिर 0। तो ये जो दूरी है, ये जो दोलन है, ये एक दोलन हो गया, इस तरंग का एक दोलन हो गया। तो इसी एक दोलन में ये जितनी दूरी गई, तो कितनी दूर गई भाई? यहाँ से और यहाँ तक ही गई ना। तो इसी दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। तो समझ में आ गया तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो किसी भी माध्यम में कोई तरंग गति कर रही है, आगे आगे बढ़ रही है, तो उसको एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में जितनी दूरी वो तरंग तय करती है, जितनी दूर तक जाती है एक दोलन में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। दूसरी बातों में समझे, यानी दूसरी परिभाषा देखें तरंगदैर्घ्य की, तो क्या होती है कि दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। दो निकटतम श्रृंगों, यानी श्रृंग क्या होता है? जो ऊपर उठा हुआ है, इसका जो धनात्मक पोर्शन है वो क्या होता है? श्रृंग होता है, और जो गड्ढे टाइप का है इसे क्या बोलते हैं? गर्त। ये ऋणात्मक मान होता है, ठीक ना। तो दो निकटतम श्रृंगों अथवा दो निकटतम गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये श्रृंग हो गया और ये श्रृंग हो गया, तो इनके बीच की जो दूरी है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं?
तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसके ए पहले श्रृंग के बीच की दूरी ए हो और दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी बी हो, तो जो तरंगदैर्ध्य होगी वो ए प्लस बी के क्या होगी, बराबर होगी। जो तरंगदैर्ध्य होगी वो ए प्लस बी के क्या होगी, बराबर होगी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो दो टॉपिक आपको समझ में आया, पहला आवृत्ति और दूसरा तरंगदैर्ध्य। आवृत्ति क्या होती है? तो एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और तरंगदैर्ध्य क्या कहलाती है? तो किसी माध्यम में जो तरंग आगे बढ़ रही है तो उसको एक दोलन पूरा करने में जितना भी समय लगे, ठीक ना, एक दोलन पूरा करने में वो जितनी दूरी तय कर जाएगी, जितनी दूर तरंग चली जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। दूसरी भाषा में सीखे या दूसरी परिभाषा देखे तो क्या होता है, दो निकटतम श्रृंगों अथवा दो निकटतम गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इतना क्लियर है? चलिए देखते हैं तीसरा बिंदु क्या है, तरंग चाल। तीसरा बिंदु है तरंग चाल। तरंग चाल, ठीक है, तरंग की चाल। तो तरंग की चाल क्या है, तो समझिए क्या है। तरंग द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, तरंग की चाल कहलाती है। तरंग की चाल कहलाती है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, समय। दूरी बटा में क्या होता है, समय। तो इसी से तरंग की चाल की परिभाषा बनाइए कि एक सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, तरंग की चाल कहते हैं। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, बस इसमें तरंग जोड़ दीजिए, तरंग जोड़ दीजिए तो तरंग चाल हो जाएगा। तो वो तरंग द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, तरंग चाल कहलाती है। क्या होती है, तरंग चाल कहलाती है। और जो तरंग की चाल होती है इसको दिखाते हैं हम लोग किससे, v से। किससे दिखाते हैं, v से। इतना क्लियर है? तरंग चाल क्या होता है, तो किसी तरंग द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, तरंग की चाल कहलाती है। और जो तरंग चाल होता है उसको दिखाते हैं u से, ऐसे u से दिखाते हैं, ठीक है, u से। इतना क्लियर है? तो अगला बिंदु देखिए क्या है। अगला बिंदु है तरंग चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध। क्या है अगला बिंदु है, तरंग की आवृत्ति, उसके बाद से तरंगदैर्ध्य और चाल में संबंध। तरंग चाल में संबंध क्या है, संबंध, ठीक है। यानी तरंग चाल, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध है, तो उसको समझिए क्या होता है इनके बीच रिलेशन। जो तरंग की चाल होती है, तरंग चाल जो होती है वो बराबर होती है किसके, तो तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के, आवृत्ति के गुणनफल के। यानी जो तरंग चाल होती है तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। और यही जो रिलेशन है इनके बीच क्या होता है, यही होता है रिलेशन, ठीक है। यही रिलेशन तरंग आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और तरंग चाल के बीच होता है, ठीक है। यही है रिलेशन इन तीनों के बीच। इनको इनके सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या हो जाएगा, तरंग की चाल क्या होती है, v बराबर तरंगदैर्ध्य क्या होता है, लेमडा, और आवृत्ति क्या होती है, n। आवृत्ति क्या होती है, n, ठीक है। तो एक ये फार्मूला हो गया आपका। इसी में से किसी एक और तरंगदैर्ध्य का मान निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v अपान n। क्या हो जाएगा, लेमडा अपान v अपान n। क्या हो जाएगा, v अपान n। ऐसे ही अगर आवृत्ति निकालना हो तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो v अपान क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा कि आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो v अपान लेमडा, v अपान लेमडा। तो बस आप एक फार्मूला याद कर लीजिए कि v बराबर क्या होता है, n इंटू लेमडा या लेमडा इंटू n। इस फार्मूले को और बढ़ाया जाए तो देखिए n बराबर क्या होता है, 1 अपान t। आवर्त काल में बढ़ा सकते हैं इसको, तो n की जगह पे रख सकते हैं हम लोग क्या, 1 अपान t। तो यही v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर लेमडा इंटू 1 अपान t, या v बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपान टी, लेमडा अपान टी। तो ये जो फार्मूला है ये किसको बताएगा, तो तरंग की चाल और तरंगदैर्ध्य
और ये क्या है, आवर्तकाल। ये जो फार्मूला है किसके बीच संबंध बता रहा है, तो तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवर्तकाल के बीच क्या कर रहा है, संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये फार्मूले जो हैं ये और ये, इनको ध्यान में रखिएगा, इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है, तो इतना को नोट करिएगा। फिर हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता के बारे में। क्या पढ़ लेते हैं, तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता के बारे में, कि जो उसकी तीव्रता या जो उसकी ऊर्जा होती है वो किस पे निर्भर करती है। तो इसको नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता। क्या है, तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता। ठीक है, ऊर्जा अथवा तीव्रता। देखिए किस पे निर्भर करती है तरंग की आवृत्ति अथवा ऊर्जा। तो देखिए क्या होता है, कोई भी तरंग हो, ठीक है, कोई भी तरंग किसी स्थान पे, कोई भी तरंग हो, किस अनुप्रस्थ हो या अनुदैर्ध्य, दो ही तरंगें होती है ना, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो कोई भी तरंग हो किसी स्थान पर, तरंग की ऊर्जा अथवा जो तीव्रता होती है उस तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, उस तरंग के आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। समझिए क्या होता है, मान लीजिए ये कोई तरंग है, आयाम देखिए क्या होता है, कोई तरंग है, माध्यम में संचरण हो रही है, ठीक है। तो जो इसकी ऊर्जा अथवा जो तीव्रता होती है, इसके आयाम क्या होती है, तो मैंने बताया था लोलक पढ़ाते समय कि ये जो लोलक है इसके एक तरफ जितनी दूर विस्थापित होता है, माना x दूरी तक विस्थापित होता है, तो इसी को आयाम बोलते हैं। ये जो x है इसी को आयाम बोलते हैं ना। तो ये जो तरंग है ये अधिकतम कितना विस्थापित हो रही है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यानी इसका जो आयाम है ये है, ठीक। और उसके बाद से फिर ऐसे जाके और फिर इधर तक विस्थापित हो रही है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन ये धनात्मक आयाम होता है, मान लेते हैं इसको, और ये जो नीचे वाला पोर्शन ये ऋणात्मक आयाम होता है। तो ये जो तरंग की आवृत्ति ऊर्जा अथवा तीव्रता जो होता है, उस तरंग द्वारा नहीं, उस तरंग की जो आयाम होती है इसके वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जो तरंग की ऊर्जा होती है इसको दिखाते हैं I से, किससे दिखाते हैं, I से। तो जो I होता है वो समानुपाती होता है किसके, इसके आयाम के वर्ग के। तो आयाम क्या है, A है, तो इसके वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है क्या, इसकी तीव्रता। यानी जो आयाम बढ़ेगा तो इसकी तीव्रता क्या होती है, बढ़ती है। जितना आयाम बढ़ेगा तो जो तरंग है उसकी ऊर्जा अथवा तीव्रता क्या होती है, बढ़ेगी। समानुपाती का मतलब क्या, यदि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, यही होता है ना समानुपाती का मतलब। तो जो तरंग की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तरंग के आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। इतना आपको क्लियर है, इतना क्लियर है, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, आप आगे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। आगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं उसको देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो यांत्रिक तरंग क्या होता है भाई, यांत्रिक तरंग के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यांत्रिक तरंग क्या होता है, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं तो उसको समझ लीजिए। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं ये इस प्रकार की तरंगे होती हैं जिनका संचरण पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में होता है। यानी जो यांत्रिक तरंगे होती हैं इनका संचरण किसमें होता है, पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव अथवा गैस। ठोस, द्रव अथवा गैस, मतलब यांत्रिक जो तरंगे हैं वो किसी न किसी माध्यम में संचरित होती है। यानी उनको संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम क्या होता है तो पदार्थिक माध्यम होता है। मतलब ठोस, द्रव, गैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठोस, द्रव, गैस होना चाहिए। किनके लिए, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगे क्या होते हैं समझ में आया। तो
वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी न किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंग कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इतना क्लियर है? तो चलिए समझते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे ही होती हैं, लेकिन ये ऐसी तरंगे होती हैं जिनकी संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता नहीं होगी इनके आगे बढ़ने के लिए। किसके? विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगे को एक डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं कि कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी कहाँ से उत्पन्न होती हैं, और उनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। क्या होती है? उनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। इसको एक डायग्राम द्वारा हम लोग डिटेल में समझते हैं, और वो जो डायग्राम होगा आपको बहुत ही बेनिफिट देगा, क्योंकि जो इससे रिलेटेड मतलब पूछते हैं, तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड पूछेंगे जो आपके पेपर में, तो पूछता है कि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग दे देगा और उसका पूछ देता है कि इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, ठीक है, या इससे किससे ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो उसको एक डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। उस डायग्राम को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, और इससे ये उत्पन्न कहाँ से होता है, या इससे उत्पन्न किससे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिएगा ये जो डायग्राम है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित है, यानी ये जो तरंगे हैं ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और इनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है और उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये डायग्राम इनके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या इसको शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिएगा और इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी तरंगदैर्घ्य की होती हैं और उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखिए इन तरंगों में से ज्यादातर आपका एक्स किरण यानी एक्स रे और गामा किरणें और पराबैंगनी किरणों के बारे में पूछता है कि इनका जो तरंगदैर्घ्य है कितना होता है। ठीक है, तो देखिए जो शुरू से देख लीजिए, जो दीर्घ तरंगे होती हैं इनको दोलित्र अथवा विद्युत परिपथ द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻7 से लेकर 10⁻3 मीटर तक होती है, यानी ये इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? दीर्घ तरंगे। ठीक है, इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है। इतना क्लियर है? एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो तरंगदैर्घ्य है ये मीटर में है। ठीक है, यदि आपका ऑप्शन मीटर में होगा तो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से मारिएगा। यदि एंगस्ट्राम में चेंज किया होगा तो आप भी इसको एंगस्ट्राम में चेंज करके और उसके बाद से ऑप्शन को चूज करिएगा। ठीक ना, ये ना कि आप थोड़ा मात्रक को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मात्रक को ज्यादातर ध्यान दिया जाता है, कोई भी न्यूमेरिकल्स हो उसमें मात्रक का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। देखिए दूसरी क्या है, रेडियो तरंगे क्या होती हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रेडियो तरंगों को भी कभी कभी पूछ देता है कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो वो उनका जो तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻5 से लेकर 10⁻−1 मीटर तक होता है। उसी प्रकार जो माइक्रो तरंगे होती हैं इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है 1 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। उसमें जो तरंगे होती हैं इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻3 से लेकर 7.8 × 10⁻7 मीटर तक होता है, और इनको किनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो गर्म वायु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उष्मीय तरंगों का नाम ही है उष्मीय तरंगे, यानी उष्मा किससे भाई उत्पन्न होगा? हीट से ही, यानी गर्म से ही उत्पन्न होगा। फिर देखिए जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है 3.9 × 10⁻7 से लेकर 10⁻9 मीटर तक होती है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सूर्य अथवा आयनित गैसों के द्वारा होती है। देखिएगा भाई ये जो किरण होती है बहुत ही खतरनाक होती है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने बायोलॉजी में, या बायोलॉजी में ही पढ़ा होगा और साइंस में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी, कि पराबैंगनी जो किरण होती है वो क्या होती है? बहुत ही खतरनाक किरण होती है। और इसको कौन सी परत रोकती है? तो ओजोन परत होती है, इसको रोकने का कार्य करती है। यदि ये किरण हमारे तक पहुंच जाए तो हमें कौन सा डिजीज हो सकता है? तो त्वचा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है। ये बहुत ही क्या होती है? खतरनाक तरंगे होती हैं। तो ये किससे उत्पन्न होती है? तो सूर्य अथवा आयनिक गैसों द्वारा, और इनका तरंगदैर्घ्य याद कर लीजिएगा कि इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। ये जो 3 नीचे की हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरंगे होती हैं, ये ज्यादातर पूछेगा एग्जाम में, अगर इससे रिलेटेड तो इन्हीं तीनों में से पूछ देता है। ज्यादातर तो एक्स किरण का पूछता है, इसकी खोजकर्ता कौन है? राजन जी हैं। ठीक है,
तो एक्स किरण जो है इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻12 मीटर तक होता है। और इसको उत्पन्न किया जा सकता है किससे, तो जो भारी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको किसी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों को किसी भारी लक्ष्य पर टकराने से क्या होते हैं, एक्स किरण उत्पन्न होते हैं। देखिएगा कभी भी जो नाभिक होता है उसका विघटन होता है तो उससे 3 किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो जो अल्फा किरणें होती हैं वहीं जो भारी अल्फा किरणें होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जो त्रिगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी भारी चीज से टकराएंगे तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक्स किरण के रूप में परिवर्तित हो जाए। इसलिए जो सूर्य का जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कहा जाता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए या खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। और फिर भी जो एक्स किरण होती है भी बहुत खतरनाक होती है। ये जो होती है ये शरीर को भेदती है। ठीक है, क्या होती है, शरीरों में अंदर तक चली जाती हैं, इस कारण नुकसानदायक होती हैं। जैसे हड्डी किसी का टूटता है तो एक्सरे कराते हैं तो वो जो इन्हीं किरणों को छोड़ा जाता है। ठीक है, त्रिगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको छोड़ा जाता है आपके ऊपर, इनका बमबारी कराया जाता है जिसके कारण ये मांसों को भेद कर जो पीछे प्लेट लगा रहता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और वो मांस को भेद कर बाहर जाके उस प्लेट पे जैसे ही टकराता है तो वो प्लेट ब्लैक हो जाता है और हड्डियों को भेद नहीं पाता है तो वहीं व्हाइट कलर का छूट जाता है। ठीक है, तो जो सूर्य ग्रहण लगता है इसी वजह से कहा जाता है कि उसको खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए या बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासतौर गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय उन लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण निकलता है तो देखिए सूर्य से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं क्योंकि वहां पे नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं त्रिगामी इलेक्ट्रॉन, वो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वो चंद्रमा से टकरा कर आते हैं पृथ्वी की तरफ, तो वहीं किसका रूप ले लेते हैं, एक्स किरणों का रूप ले लेते हैं। और एक्स किरणें क्या होती हैं, ये बेधक किरणें होती हैं, यानी बेधने वाली किरणें होती हैं। इसलिए हम लोग खुली आंखों से नहीं देखते हैं क्योंकि आंखों को नुकसान पहुंचाएंगे। और गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना दिया जाता है क्योंकि उनको जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इतना समझ में आया। फिर लास्ट है गामा किरणें। गामा किरणें का जो होता है तरंगदैर्घ्य वो होता है 10⁻10 से लेके 10⁻14 मीटर तक होता है। और ये जो होती हैं परमाणुओं के नाभिकों का विखंडन करने पे उत्पन्न होती हैं क्या, गामा किरणें। इतना क्लियर है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्लियर हैं सबको, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके और उसके साथ एक बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का ऑन कर लीजिएगा, बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम लोग जितनी भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।